रात को 12:30 बजे किसी ने सोनू शर्मा पर जानलेवा हमला किया, वो भी किसी सुनसान सड़क पर नहीं, उसके अपने घर के अंदर, और किसी को खबर तक नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सोनू शर्मा की अपने घर के अंदर ही किसी ने हत्या कर दी और पड़ोसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी? इस आलीशान बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद इस हादसे को क्यों नहीं रोका जा सका? कहने को तो मुंबई की आबादी करोड़ों में है, लेकिन फिर भी यहां भीड़ में हर आदमी अकेला है। आज हम मुंबई वासी इंटरनेट और मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों की शक्ल देखे हमें सालों बीत जाते हैं। लेकिन आखिर कौन थी ये सोनू शर्मा, और इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या क्यों कर दी गई? जी साहब, 11 बजे के बाद इधर रेलिंग्स पे मेरा ही ड्यूटी था सर, पर मैंने सर किसी को आते जाते नहीं देखा सर। सर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है सर। पक्का? जी साहब। सर ये फ्लैट है जिसमें लड़की रहती थी। ओ सर, लड़की ने अपनी बचाव में इस फ्लैट की डोरबेल बजाई थी, पर वार चाकू से किया गया है। लड़की ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश भी की हो, लेकिन खूनी उसे वापस घसीटता हुआ यहाँ ले आया। तभी ये फर्श पर और बाहर दरवाजे की नॉब पर और सामने वाली फ्लैट की घंटी पर खून के निशान लगे हुए। ये शिंदे, ये दो अलग अलग जूतों के निशान लग रहे हैं। सही कहा सर आरा ने, ये दोनों अलग अलग जूतों के ही निशान हैं। इनमें से एक जूते के निशान तो इस लड़के के। कौन है लड़का? अनिल नाम बताता है अपना, सोनू के साथ इसी फ्लैट में रहता था। इसका कहना है कि आज सुबह यहाँ पर आया है और इससे ज्यादा ऐसे कुछ नहीं मालूम। पुलिस को इन्फॉर्म भी इसी ने किया था। अंदर आओ। सर ये बेडरूम की हालत देख के तो ऐसा लगता है कि मरने से पहले दोनों में काफी हाथापाई हुई है। और सर ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों जूतों के निशान है, खून भी सूख गया है। सर ये मोबाइल पे नहीं, फोरेंसिक वाला को दे दो। ठीक है सर। अच्छा सर, इस फ्लाइट से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है, तो लगता है कातिल का मकसद कुछ और ही था, या फिर हो सकता है कि किसी ने बदला लेने के लिए सब किया। लेकिन आखिर सोनू से बदला कौन लेना चाहेगा? घर का दरवाजा और यहाँ की कोई भी खिड़की टूटी हुई नहीं है। इसका मतलब है सर कि वो कोई ना कोई परिचित आदमी है, जो या तो अपनी मर्जी से आया था या फिर सोनू की मर्जी से। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और वो क्या नाम बताया लड़के का? अनिल। हाँ भाई, बैठो बैठो। सर सोनू मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम 3 साल से एक साथ थे। पिछले कुछ 10 महीनों से हम एक साथ इस फ्लैट में रह रहे थे। मतलब लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब तुम दोनों साथ में काम भी करते थे? नहीं सर, सोनू एक एड एजेंसी में कॉपी राइटर थी, मैं कंपनी सीए हूँ लेकिन फ्रीलांसर। मेरा खुद का एक छोटा सा ऑफिस है। काम में अक्सर रात के 1-2 बज जाते, मगर ईयर एंडिंग की वजह से कल रात कुछ ज्यादा काम था, फिर घर आते आते सुबह के 6:30 बज गए थे। यानी तुम घर अक्सर लेट आते हो, तो तुम्हारे पास घर की एक चाबी होती होगी? जी सर, इस फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है और एक सोनू के पास होती थी। तुम्हारी वाली कहाँ है? सर मेरी चाबी उस बोल में है। सर यहाँ चाबी तो है, लेकिन 2 नहीं, एक ही है। दूसरी चाबी? सर जब मैं सुबह घर के अंदर आया तो सोनू की चाबी वहां नहीं थी, जबकि हम दोनों हमेशा अपनी चाबियां उस बोल में डाल दिया करते थे। तावड़े, अपने लोगों से पूछो कि उनको चाबी मिली है क्या? जी साहब। और नहीं मिली है तो मिलकर ढूंढो। जी साहब। सर मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, कोई सोनू के साथ ऐसा क्यों? ये सब कैसे हो गया सर, कैसे हो गया? अच्छा, जब तुम घर के अंदर आए तो उससे पहले तुम्हारी नजर सामने वाले फ्लैट के डोरबेल पर नहीं पड़ी? नहीं सर, मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए लिफ्ट से सीधा अंदर चला आया, मेरा ध्यान भी नहीं किया। सोनू से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? सर बात नहीं हुई थी, बस एसएमएस के जरिए कुछ बातें हुई थी। कैसी बात है?
तब मेरे घर से बाहर जाने के बाद करीबन 10 मिनट बाद 10:15 में सोनू का पहला मैसेज आया कि घर की लाइट चली गई। अच्छा, फिर सर तकरीबन 11 बजे सोनू का वापस मैसेज आया कि घर की लाइट दोबारा चली गई। तो उसके बाद सर मेरा सोनू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो गया। शिंदे, वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। यस सर। साहब, घर के सारे फिंगरप्रिंट्स और जूतों के निशान ले लिए गए। अच्छा अनिल, तुम्हें अपने ये जूते पुलिस को देने होंगे, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। जी सर। धीरज रखिए। अच्छा, आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी या फिर? जी नहीं, सोनू तो बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की थी, शुरू से ही अपना ख्याल खुद रखती थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आपकी बेटी से आखिरी बार कब बात हुई? कल मैं दरअसल दिन में 2-3 बार उससे बात कर लिया करता था। कल रात 10-10:15 बजे के करीब मेरी उससे बात हुई थी। बहुत परेशान सी लग रही थी वो। परेशान क्यों? दरअसल वो कह रही थी कि उसका अनिल से कल झगड़ा हो गया। बाद में ठीक भी हो गया था, लेकिन अक्सर ये आपस में झगड़ते रहते थे। मैंने कई बार इन लोगों को समझाया कि अब इस तरह से झगड़ना बंद करो। दरअसल ये दोनों ही बड़े गर्म मिजाज के थे, कई बार तो मेरे सामने भी झगड़ते रहते थे। लेकिन सोनू थी कि अपनी जिद पे अड़ी थी। और क्या कहा सोनू ने? बस कल जब मेरी उससे बात हो रही थी तो वो अचानक बोली उसके घर की लाइट चली गई है। उसने कहा वो मुझसे बाद में बात करेगी, लेकिन बाद में उसका कोई फोन भी नहीं आया और सुबह अनिल का फोन आया और मैं कोई नहीं, धीरज रखिए। सर, वो इलेक्ट्रिशियन आ गया। सर वो इलेक्ट्रिशियन आ गया है, मैं देखता हूँ। ठीक। तो इलेक्ट्रिशियन है, तेरे से पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तेरा? साहब किशोर पवार साहब। इस बिल्डिंग का काम कब से कर रहा है? साहब यही हुई 2 साल से साहब। बाजू में मेरा छोटा सा दुकान है साहब। आसपास की सारी बिल्डिंगों का काम मैं ही देखता हूँ साहब। रात को इस फ्लैट में आया था? जी साहब, 2 बार। 2 बार? क्यों? साहब वो इस फ्लैट का लाइन बार बार ट्रिप कर रहा था साहब। मैं एक बार ठीक करके गया, जब वापस गया तो मुझे पता चला कि ठीक नहीं हुआ है। मैं दोबारा आया साहब और लाइन को डायरेक्ट करके चला गया था साहब। मैडम को बोल के गया था कि मैं सुबह आके देखता हूँ। फिर साहब जब आया तो ये सब। तेरे जूते का नंबर कितना है? जूता? जूता नहीं साहब, चप्पल 7 नंबर का। पुलिस को बिना बताए शहर के बाहर मत जाना। इसकी एक फोटो, जूते का नंबर और फिंगरप्रिंट्स ले लो। जी सर। ठीक है? जी चल। आवड़े, चाबी मिल गई। साहब को बोलो। सर लगता है खूनी ने दरवाजे से बाहर आते वक्त जूतों के निशान मिटा दिए होंगे, तभी तो घर के अंदर जूतों के निशान हैं, लेकिन घर के बाहर एक भी नहीं। साहब चाबी मिल गई। गुड, चलो। सर ये रही चाबी, बेड के कोने में फंसी हुई थी। ये सोनू की चाबियों का सेट है क्या? जी हाँ सर, लेकिन ये यहाँ कैसे? हो सकता है हाथापाई में यहाँ कहीं गिर गई हूँ। शिंदे, अगर खूनी इस चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया तो डेफिनेटली इस चाबी पे सोनू और खूनी दोनों के उंगलियों के निशान होने चाहिए। बिल्कुल सर, उन्हें तो चाहिए। इसे फॉरेंसिक ले भेजो। जी सर। इस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी सारी रिकॉर्डिंग इसी में होती है। कल के पूरे दिन की रिकॉर्डिंग भी इसी में होगी। अभी देख सकते हैं? जी हाँ। नो वीडियो? ये ऐसा क्यों आ रहा है? पता नहीं, लगता है सीसीटीवी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है। कहाँ लगा ये कैमरा? यही मेन गेट के बाजू में। आइए दिखाता हूँ। आइए। यहाँ लगाओ 2%।
सर कैमरे का तो तार निकला हुआ है। इसका मतलब शिंदे वो कोई बाहर का आदमी नहीं था। वो जो कोई भी था उसको इस बिल्डिंग और कैमरास के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन ये कौन हो सकता है? जो कोई भी हो पता तो लग ही जाएगा। वेल थैंक यू, अगर जरूरत पड़ी तो थाने बुलाएंगे। एनी टाइम सर। शिंदे चल। सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सोनू शर्मा की अपने ही घर में हत्या कर दी जाती है। जाहिर है ये किसी बाहर वाले का काम नहीं था। अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति था जो बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था से भली भांति परिचित था, इसीलिए वो बिल्डिंग की सुरक्षा में इतनी आसानी से सेंध लगा पाया। लेकिन वो कौन व्यक्ति था? और शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे सोनू शर्मा जानती थी। जुर्म को अंजाम देने में अक्सर कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। सोनू के केस में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस के लिए यह केस बेहद ही उलझी हुई गुत्थी बनता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इसके हिसाब से कत्ल 12 से 1 के बीच हुआ है और कत्ल के लिए तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल किया गया है। तो सर ये सोनू के गर्दन के पीछे वाले हिस्से में कई घाव लगे हैं। इन घाव से ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी डेथ हुई है। और जो सोनू की किचन से हमें चाकू मिले थे वो इसके घाव से मैच नहीं करते। दिखाओ जरा। अच्छा, चाबियों पर से कुछ उंगलियों के निशान मिले कि नहीं? मिले तो हैं लेकिन सब आधे अधूरे निशान हैं। हो सकता है कि बिस्तर में गद्दों के बीच में फंस जाने की वजह से उंगलियों के निशान मिट गए हों। एक और सबसे बड़ी बात सर, सोनू के नाखून से कुछ ब्लड सैंपल मिले, उनकी डीएनए जांच हो रही है। और हाँ सर, वो जो सोनू का मोबाइल मिला था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो उसे डाटा रिकवरी के लिए भेज दिया गया है और टेलीफोन कंपनी से कॉल्स की डिटेल्स मंगवाई। तो कल सुबह तक दोनों ही आ जाएंगे। गुड। काश अगर सोनू के पड़ोसियों ने सही टाइम पे दरवाजा खोल दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। सर मुझे लगता है कि सोनू के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, अनिल है। क्यों? क्योंकि सर अनिल और सोनू दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था। कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन अनिल ने अभी तक अपने मुंह से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। बस उसका कहना है कि ऑफिस में था। और सर सिर्फ एक अनिल ही है जिसके पास फ्लैट की चाबियां भी होती थी और उसे बिल्डिंग और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। और सर अभी तक ये जितने भी सबूत मिले ये सारे के सारे अनिल की तरफ इशारा करते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो शिंदे। एक काम करो, अनिल को बुलाओ। यस सर। बैठो बैठो। अच्छा अनिल, तुम्हारे और सोनू के बीच के रिलेशन कैसे थे? सर बहुत अच्छे रिलेशन थे, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना ही समझते थे तो झगड़ा क्यों करते थे? क्यों? सर झगड़े किस कपल के बीच में नहीं होते। हाँ होते हैं, नॉर्मल झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन तुम दोनों के झगड़े मारपीट तक चले जाते थे अक्सर। क्यों? एक्चुअली सर हम दोनों का गुस्सा काफी तेज था, लेकिन मारपीट सिर्फ मैं ही नहीं किया करता था, वो भी उतना ही किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक दूसरे की बहुत आदत थी सर। कल रात को भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, मारपीट तक नौबत आ गई थी। नहीं सर, झगड़ा नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी बहस हुई थी। एक्चुअली सर मैं लाइट का बिल जमा करना भूल गया था। भूल गए? इतने दिन से तुम्हें याद दिला रही हूँ, इतना छोटा सा काम भूल गए तुम। अरे कहा ना यार, भूल गया, टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है, एक बार तुम बिल जमा करने चली जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों? हम दोनों के काम मैं अकेले क्यों करूं? घर में राशन खत्म हो जाता है तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ खाना नहीं मिलेगा। सर उस रात मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं कल ऑफिस में ही रुक गया था। सोनू का एसएमएस आया कि घर की लाइट चली गई, तो मैंने जवाब में कह दिया कि इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के चेक करवा लो। अच्छा अनिल, सोनू कैसी लड़की थी? मेरा मतलब कैसा नेचर था उसका? किसी से कोई दुश्मनी, पैसे वगैरह को लेके? नहीं सर, उसने कभी ऐसा कुछ बताया तो नहीं। सर बयान कंप्लीट है। तो अनिल साइन करो इसमें। अब अच्छा, तुमको अपना खून का टेस्ट देना होगा फॉर्मेलिटी के लिए बस। लेकिन हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। क्या?
कहीं आप लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली पूछताछ के लिए जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए। दौड़े, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। जी साहब। चलो। सैंपल लेके छोड़ दें। जी साहब। सर मुझे लगता है सोनू के नाखून से मिला ब्लड सैंपल इसके ब्लड रिपोर्ट से जरूर मैच होगा। नजर रखो इस पे। आपको क्या लगता है अनिल सोनू का कत्ल कर सकता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो कहा था ना दोनों में झगड़े बहुत होते थे, दोनों गरम दिमाग के थे। हो सकता है कि अनिल को अपने गुस्से पर काबू ना रहा हो और उसी ने। जिया, I don't know. मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा शक सही निकला सर। सोनू के नाखून में मिला खून अनिल के ब्लड सैंपल से मैच हो गया। लेकिन अनिल के मुताबिक तो वो सुबह 6 बजे तक ऑफिस में था। लेकिन इस बात की गवाही देने वाला ऑफिस में एक भी नहीं। और उसकी मोबाइल कंपनी की डिटेल्स? उसके मुताबिक उसका मोबाइल सुबह 6 बजे तक ऑफिस में ही था और रात तकरीबन 10, 20 और 11:05 पे उसने सोनू के एसएमएस का रिप्लाई भी किया था। हो सकता है सर कि एसएमएस का रिप्लाई करने के बाद उसने मोबाइल अपना ऑफिस में छोड़ा हो और ऑफिस से घर जाकर सोनू का कत्ल करके वापस ऑफिस आ गया हो। और वो सोनू के मोबाइल का कुछ डाटा मिला? यस सर, उसने कत्ल के समय के आसपास अनिल को कॉल किया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है सर कि अनिल उस वक्त ऑफिस से घर सोनू का मर्डर करने के लिए निकल चुका होगा। हो सकता है। राइट शिंदे, एक काम करो, अनिल को गिरफ्तार करके थाने लेके आओ। मुझसे अपने तरीके से सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। यस सर। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सोनू मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों शादी करने वाले थे। भला मैं सोनू का मर्डर क्यों करूंगा? तो सोनू के नाखून में तेरा खून कहां से आया? ये देख, डीएनए रिपोर्ट। सर उस रात हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो हाथापाई के दौरान सोनू का नाखून मुझे लग गया होगा और खून लग गया होगा सोनू के नाखून में। सर सोनू का मर्डर मैंने नहीं किया सर। अच्छा, पहले तो तुमने कुछ नहीं बताया था। सर उस रात मैं बहुत परेशान था, शायद भूल गया होऊंगा। वैसे ही जैसे तू अपना मोबाइल जानबूझ के ऑफिस में भूल गया जब तुम सोनू का खून करने के लिए घर जा रहे थे। ये देखो हमारे फोन बिल के रिकॉर्ड। 11:15 बजे के करीब में सोनू ने तुझे फोन किया था, तूने रिसीव नहीं किया, क्यों? सर क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज था और मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। ये बनना, हम अच्छे से जान चुके हैं कि तूने सोनू का कत्ल किया है, क्योंकि फ्लैट की चाबी उसके अलावा सिर्फ तेरे पास होती थी। और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास के वायर भी तुम ही नहीं निकाले, क्योंकि बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था। इसलिए जब तू सोनू का खून करने के इरादे से घर में घुसा तो उससे पहले तूने सीसीटीवी कैमरास के वायर निकाले। और एक भी गवाह नहीं मिला है इस बात की गवाही दे कि तुम ऑफिस में थे रात भर। समझ गया। आप लोग असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे। हमें ब्लेम करता है, हमें कानून सिखाता है। ये देख, कातिल के जूतों के निशान और तेरे जूतों का साइज भी 9 नंबर है। सर मैंने सोनू को नहीं मारा। सर भला मैं सोनू को क्यों मारूंगा सर? गुस्सा, और गुस्से में अक्सर आदमी अपना आपा खो बैठता है और उसी गुस्से में आके तूने सोनू का खून कर दिया। नहीं सर सोनू को मैंने नहीं मारा है सर। शिंदे, सर मेरी बात सुनिए सर मैंने सर मेरी बात सुनिए, मैंने सोनू का मर्डर नहीं किया सर। इतनी मार खा के तो बड़े बड़े मुजरिम अपना मुंह खोल देते हैं। ऐसे तो एक और पर छूट जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास कत्ल का हथियार और ना ही वो जूते। शिंदे, तुम्हें नहीं लगता कि हम कहीं कुछ भूल रहे हैं? सीधे सीधे बोल, लाइट बार बार क्यों जा रही? वही तो मुझे भी नहीं पता चला, इसीलिए मैंने कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया साहब। देख, मुझे मालूम है कि तूने ये सब किसके कहने पे किया। नाम बता उसका। साहब वो तो मैंने नाइट ड्यूटी वाले वॉचमैन के कहने पे किया साहब, और वो 2 बार मेरे साथ ऊपर भी गया था साहब। बुलाओ उसको। वॉचमैन, रात को जो वॉचमैन ड्यूटी करता है फटाफट उसको बुला। जी सर, अभी बुला गया। अभी 2 मिनट में मालूम चलेगा कि तू क्या करने गया था। जी साहब। तो उस दिन बोल रहा था कि किसी को आते जाते देखा ही नहीं, और दोनों बार तू ऊपर गया था, ये कौन बताएगा? साहब वो तो ये नहीं था साहब, वो तो कोई और था। मतलब ये मजाक चल रहा है आपका? मजाक हो रहा है?
वो बी विंग्स का वॉचमैन है ना साहब, बब्बन। सर उसने अपनी ड्यूटी में से चेंज कर दी साहब। वो इधर मेरी जगह आ गया और मैं उसकी जगह साहब कुछ होने किया साहब। भाई ये बब्बन कहाँ है? वो तो उसी दिन से खाए मैं साहब। उसका कमरा कहाँ है? दिखा। जी सर उसका कमाल है। कमरा भी पूरा खाली है सर। शिंदे, पता करो कि किस सिक्योरिटी एजेंसी ने ये बब्बन को काम पे रखा। अनिल ने बब्बन को पैसे देके या तो कहीं बाहर भगा दिया है या फिर उसका कत्ल करके उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। अब अनिल को अगर पकड़ना है तो बब्बन का मिलना बहुत जरूरी है। शिंदे, या फिर यह भी हो सकता है कि खून बब्बन ने ही किया हो और अनिल सच बोल रहा हो सकता है। लेकिन बब्बन ने आखिर नाइट ड्यूटी चेंज क्यों की? क्या लगता है? सर इस फॉर्म पे बबन की फोटो तो है, पर एड्रेस की जगह पर सिर्फ गाजियाबाद लिखा हुआ है। दिखाओ इधर। तो तुम लोग बिना किसी की ठीक से जांच पड़ताल किए उसको नौकरी में रख लेते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं, समझे? तुम्हारी एजेंसी का मालिक कहाँ है? सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उसको बोलो थाने में पेश होना, वरना अच्छा नहीं होगा। सर ये रूपेश ने जो बब्बन का नंबर दिया था उस पर बेल तो जा रही है लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अगर बेल जा रही है शिंदे तो डेफिनेटली मैं लोकेशन तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल सर। पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 15,000 ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बिना किसी वाजिब लाइसेंस के काम कर रही हैं और इनमें से ज्यादातर मुंबई में हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास सभी लाइसेंसेज हैं, जो सारे मापदंडों पर खरी उतरती हैं और अपने गार्ड्स को जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराती हैं। सरकारी नियमों के अनुसार एक सिक्योरिटी एजेंसी को PSARA के तहत 16 अलग अलग लाइसेंसेज लेने पड़ते हैं और इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए एक अलग लाइसेंस होता है। लेकिन अक्सर जायज लाइसेंस रखने वाली एजेंसीज भी अपने फायदे के लिए बिना जांच पड़ताल किए अनजान लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा देती। और चूंकि एजेंसी के पास ना इनका सही नाम पता होता है ना ही कोई और जानकारी, इसलिए पुलिस के लिए इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोनू के केस में भी अपना शक सही साबित करने के लिए पुलिस को बब्बन को ढूंढ निकालना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी उनके किसी काम नहीं आई। आखिरकार पुलिस ने मोबाइल कंपनी की मदद से बब्बन की अंदाजन लोकेशन पता की। क्या हुआ मनु बड़ा? ये गाजियाबाद में ये लोहा मंडी, ये है उस नंबर की लोकेशन। जूतों के निशान का ब्लूप्रिंट लेके आ। जी साहब। तू इसके जूते को ये सोनू के खून में सिर्फ शामिल नहीं था, बल्कि सोनू का खून इसने खुद किया। मेरे को मैडम बहुत अच्छी लगती थी साहब, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, कोई बड़े घर की लड़की ये सब हरकतें करे क्या अच्छा लगता है साहब। मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैडम मैडम आप ये छोटे छोटे कपड़े आप मत पहना करिए, आप पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसी हुई? तुम होते कौन है ये सब बोलने वाले? हाँ, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मौका मिलेगा इसको तो जरूर सबक सिखाऊंगा। उस रात को अनिल साहब का सोनू बनम से झगड़ा हुआ और वो घर से चले गए। मेरे को लगा यही मौका है और मैं सीधा वॉचमैन रुपेश के पास गया और उसको दारू का बोतल का बोल करके उसे जगह बदल ली साहब। लेकिन साहब
लेकिन मेरे को सोनू मैडम के रूम की चाबी चाहिए थी, तो मैंने उनके मकान का गिरा दिया साहब। और जैसा मैंने सोचा था, सोनू मैडम नीचे आकर के मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला। वॉचमैन, पावर का क्या हुआ है? मैम पावर तो ठीक है। तो सिर्फ मेरे घर का लाइट ही क्यों गया है? आपके घर का? अरे हाँ मैडम, बाकी सबका तो लाइट है, आपके यहाँ का लाइट नहीं है। जाओ जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाओ। अच्छा अच्छा, आप ऊपर जाकर के बैठो, मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर ऊपर ही आता हूँ मैडम। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। और मैं किशोर को लेकर के उनके रूम में गया चाबी चुराने के लिए साहब। ये लो। मैडम वो नीचे से ट्रिप हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया। लेकिन अभी फिर से तो नहीं जाएगी ना? नहीं नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? पक्का पक्का मैडम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जाओ जाओ। लेकिन तुमने बोला था ना फिर से लाइट नहीं जाएगी, फिर से कैसे चली गई? मैडम मुझे लगता है कि आपके फ्लैट का लाइट का ओवरलोड हो रहा है। अभी मैंने लाइन डायरेक्ट कर दी है। आप एक काम करना, एसी और गीजर का इस्तेमाल कम करना। बाकी मैं सुबह आके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, जाओ। और उसके बाद एक लड़की की उसी के घर में हत्या कर दी जाती है, और हत्यारा कोई और नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसे हम अपनी बिल्डिंग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। क्या एक रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के लिए यह इतना मुश्किल काम है कि जब भी वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी को नियुक्त करे तो उसके रजिस्ट्रेशन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले? बल्कि निवासियों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ गार्ड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बल्कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा जाना चाहिए। और एक बार नियुक्त करने के बाद हर गार्ड की समय समय पर जांच करनी चाहिए कि वो अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं। और यदि किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो तो फौरन उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी हमें अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए। दरवाजे पर व्यू फाइंडर लगा होता है, सिक्योरिटी चेन होती है, लेकिन जाने अनजाने हम इनका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। हमारे घर की चाबियां जो सुरक्षा सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए, उन्हें हम लापरवाही के साथ दरवाजे के पास ही छोड़ देते हैं। मुंबई जैसा शहर जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए होम डिलीवरी पर निर्भर करते हैं, वहां ऐसी लापरवाहियां घातक साबित हो सकती हैं। और खासकर वो महिलाएं जो अकेली रहती हैं, उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है,
क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में औरतों के साथ होने वाले अपराधों में 2010 के मुकाबले 2011 में 15% की बढ़ोतरी हुई है और ये आंकड़े फिलहाल कम होते नहीं दिख रहे हैं। इन आंकड़ों को कम करने का दायित्व जितना पुलिस का है उतना हमारा भी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।